नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे टीएस सिंहदेव के एक बड़े बयान की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म होते हुए और प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दे दिया। सिंहदेव ने कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री ना बनने की स्थिति में आगे से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत बड़ी बात कही है टीएस सिंहदेव ने और आगे वो कहते हैं कि मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाऊंगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका है। मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। मौका तो आखिरी है, बनने का ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूँगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया, जितना कर सकता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया। मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जैसे ही बयान दिया, बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव के साथ बड़ा धोखा किया था। 2.5 साल के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। जबकि इस बार सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। टीएस बाबा को मुख्यमंत्री पिछली सरकार में ही बना दिया जाना था, लेकिन उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ। इसकी सहानुभूति सभी को है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी संभावना ना के बराबर इसीलिए है क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। जब 2.5 साल का कमिटमेंट था और सरकार भी थी, तब उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ ही इतने बड़े धोखे करती है, वो जनता से कैसे दगाबाजी करने से बाज आएगी, ये जनता जान चुकी थी। इसलिए अब कांग्रेस को विदा करके छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने जा रही है। चुनाव परिणाम आने से पहले टीएस सिंहदेव ने अपने बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली मचा दी और इसी बीच केशकाल से कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हो गए। नेताम जिले के पदाधिकारियों की शिकायत लेकर रायपुर पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेनन को पार्टी से बाहर करने की मांग कर दी और राजीव भवन पर जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्ष तक सब कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा देंगे। चुनाव के बाद आज समीक्षा मैडम ले रहे हैं, उसमें मैं आया था। साथ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, जिला के, प्रदेश के सारे कांग्रेस के बूथ और सेक्टर जोन के लोग काफी आक्रोशित में थे कि अमीन मेमन जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी विरोध काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग आपकी बात को सुने हैं, आवेदन को भी हम लोगों ने दिया है सीनियर लीडरों ने, और समय पर उचित कार्रवाई होगी। हाँ, ये अमीन मेमन को आप पहले भी जानते हैं कि अंतागढ़ में सौदाबाजी करके लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, और वो पैसे लेने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेता है और कांग्रेस को नुकसान करता है। हम लोगों ने मांग किया कि ऐसे गद्दारों को यहाँ पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाला समय में अगर ऐसा करेगा तो हम सारे केशकाल विधानसभा के बूथ, सेक्टर, जोन और ब्लॉक और जिले सारे लोग एक साथ इस्तीफा दे देंगे। तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चुनाव प्रचार के दौरान दिखी नूरा कुश्ती की तासीर अभी भी बरकरार है। सिंहदेव और नेताम भले ही अपने रुख से सियासी तापमान बढ़ा रहे हों, लेकिन वन मंत्री मोहम्मद अकबर कूल हैं। कह रहे हैं सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। राजीव भवन में प्रत्याशियों से 1 to 1 कर रही हैं कुमारी शैलजा। मंत्री मोहम्मद अकबर भी यहाँ पर पहुंचे तो उनसे बात करते हैं। सर, अंदर क्या 1 to 1 1 to 1 में उम्मीदवारों से जानने की कोशिश हो रही है कि किसी क्या स्थिति है।
कुल मिला के जो अलग अलग क्षेत्रों के उम्मीदवार हैं अपना अपना जो रिपोर्ट दिए हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जी सर, जो महिलाओं की पिछले बार का अगर हम बात करें सर, तो वोटिंग परसेंटेज यही था, इस बार का भी वोटिंग परसेंटेज यही है, और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि चूंकि पिछली बार एक माइंडसेट था कि बीजेपी को बदलना है, लेकिन इस बार जो है वो कई सीटों पे कांग्रेस को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। देखो, कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा रहा है, और 2018 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें अधिकांश जो वायदे थे कांग्रेस पार्टी पूरा करके दिखाई है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए थे 2018 में, उसी दिन कर्जा माफ़ी हुआ था। बाद में वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड बना कर दिए, 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगातार धान की खरीदी हुई। इस बार का भी जो घोषणा पत्र है इसमें सीधे तौर पर किसानों का कर्जा माफ़ है, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ़ है। लेकिन महतारी वंदन योजना ऐसा कहा जा रहा है कि भारी पड़ते हुए नजर आ रही है, गृहलक्ष्मी योजना ऐसा कुछ नहीं है। महतारी वंदन मैसेज नहीं पहुंचा पाया उस तरह से। महतारी वंदन योजना के बाद जो 1500 रुपया कांग्रेस पार्टी ने कहा है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसका बहुत लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। सर, ये क्या ये स्थिति हो सकती है जिसके लिए अमित शाह जाने जाते हैं चाणक्य के रूप में? क्या यहाँ पर स्थिति ऐसी ही ना? बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये है वन मंत्री मोहम्मद अकबर, और उनका ऐसा दावा है कि स्पष्ट बहुमत है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। उनका कहना है कि कुमारी शैलजा से भी जो 1-to-1 हो रही है उसमें प्रत्याशी अपना मत दे रहे हैं, और ज्यादातर उनका कहना है कि उन्होंने तो ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस में दबाव बनाने के लिए दिए जा रहे बयान और सरकार बनाने के दावों के बीच पार्टी की चिंता बरकरार है। मौका मिलते ही बीजेपी के बाजी मारने के अंदेशे को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने मतदान के बाद आज रायपुर में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज के अलावा पार्टी के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, और पहले और दूसरे चरण के दोनों के चुनाव हो चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दोनों ही चरणों के चुनाव हो चुके हैं और परीक्षा हो चुकी है, अब रिजल्ट को लेकर आपको क्या लगता है? आश्वस्त है। जब 3 तारीख को गिनती होगा, छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने शुरू से ही मन बना लिया था कि 5 साल की हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम किया है, उनको फिर से मौका देना चाहिए। ये जनता के मन में पहले से था, और घर से बाहर निकलकर वोट किए तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, और फिर कांग्रेस सरकार बन रही है। अच्छा सर, ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि बाकी जो पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं, क्या वो एक फैक्टर नहीं होगा? कोई फैक्टर नहीं होगा। निर्दलीयों को एक सीमित वोट मिलेगा, उससे ज्यादा कोई उस वोट से ज्यादा कोई बढ़ नहीं पाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के खुशहाली और विकास के लिए मतदान हुआ है। अमित शाह जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, और बीजेपी जो कहते हैं कि कई बार होता है कि नतीजे तो है वो कांग्रेस के पक्ष में होते हैं, लेकिन सरकार बीजेपी में, आपको लगता है कि क्या लगता है? नहीं, मौका नहीं देंगे, वो मौका नहीं देगी छत्तीसगढ़ की जनता, और यहाँ कांग्रेस वो मौका नहीं देगी। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है, पिछले समय तोड़ के सरकार बना ली, ऐतिहासिक जनादेश रहेगा। सीएम चेहरा क्लियर है। तो ये है दीपक बैज, और उनका कहना है कि स्पष्ट बहुमत है और कांग्रेस ही सरकार बना रही है। बहरहाल दावे तो दोनों ही पार्टियों के हैं, दोनों जो प्रमुख पार्टी हैं। 3 दिसंबर को नतीजे निकलेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि जनता जो है वो किसके पक्ष में रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के आंकड़े सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में कुल 76.31% मतदान हुआ, और इसमें सबसे ज्यादा मतदान कुरुद के लोगों ने किया। इस विधानसभा क्षेत्र में 90.17% मतदान हुआ है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस मामले में फिसड्डी रहे। यहां सिर्फ 48.37% लोगों ने मतदान किया। कुर्द विधानसभा सीट पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा मतदान किया। वहीं जिलावार मतदान प्रतिशत की बात करें तो धमतरी जिले में सबसे ज्यादा 84.23% मतदान हुआ, जबकि रायपुर जिले में सबसे कम 65.45% मतदान हुआ है।
तो छत्तीसगढ़ में कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान के बाद अब पोलिंग पार्टियां वापस लौट रही हैं। राजधानी रायपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 3 दिसंबर को अब स्ट्रांग रूम का ताला खुलेगा और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं स्ट्रांग रूम पर और आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर। स्ट्रांग रूम में सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हो चुका है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को रखा गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ और इन 2 चरणों में जो मतदान हुआ अलग अलग जिलों में मतपेटियों को रखा गया है। राजधानी रायपुर में जो है 1887 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उन सभी के मतपेटियां हैं उसे रखा गया है। 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं तो प्रथम चरण में 223 प्रत्याशी हैं मैदान पर थे। इसके अलावा दूसरे चरण में 898 प्रत्याशियों, ये सभी जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीर है। अभी स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और ये पूरे चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। कोई भी व्यक्ति अगर आता है और जा रहा है सभी की निगरानी यहाँ से की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि पूरी किस तरह की ये तस्वीर है। स्ट्रांग रूम से लेकर के तमाम पूरे चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। कोई भी परिंदा भी यहाँ पर वो नहीं मार सकता। और 3 दिसंबर को मतगणना होगा और उसके लिए बाकायदा लाउड स्पीकर भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि दूर दूर तक प्रत्याशियों को, अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थकों को उनकी आवाज़ लाउड स्पीकर से वहाँ तक जाएगी और जीत का जश्न वो मना सकेंगे। फिलहाल 3 दिसंबर को फैसला होगा और अभी ईवीएम में मतपेटियों को सुरक्षित रखा गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले में मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है और जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनें 24 घंटे बीएसएफ जवानों के पहरे में रखी गई हैं और इसके अलावा स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रत्याशियों के समर्थक भी स्ट्रांग रूम की निगरानी में जुटे हुए हैं। दुर्ग जिले की सभी 6 सीटों में मतदान के बाद अब ईवीएम को शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सभी ईवीएम को सुरक्षित सील के बाद उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया और बीएसएफ के जवान स्ट्रांग रूम पर पहरा दे रहे हैं। दुर्ग में बने स्ट्रांग रूम का न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया, आप भी देखिए। दुर्ग जिले में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में अब स्ट्रांग रूम बनाया गया है और स्ट्रांग रूम में सारी ईवीएम को रखा गया है। ये भिलाई का शंकराचार्य कॉलेज है जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहां पर पूरी तरह से जो रात से लेकर सुबह तक जो लगातार यहां पर जो ईवीएम आई वो ईवीएम को यहां पर सुरक्षित रखा गया है। काफ़ी चौकस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग क्षेत्रों से जो आई है जैसे भिलाई है, अहिवारा है, उन तमाम जगहों से जो भी ईवीएम आई उसको यहाँ पर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। और पूरे जो है यहाँ पर बीएसएफ के यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं, कुछ तैयारियां भी चल रही हैं और अंदर जो है स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहाँ पर पूरी तरह से चौकस व्यवस्था के साथ उसको सीलिंग की प्रक्रिया की गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गया पटेल जी, वो हमारे साथ में है। सर, आप लोगों ने देखी व्यवस्था, कैसा रहा? मैं गया पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग। कैसा यहाँ पर भी व्यवस्था देखी स्ट्रांग रूम में? जिला निर्वाचन का अधिकारी के बुलावे पे मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। व्यवस्था ठीक है, उसी व्यवस्था को हम लोग निगरानी हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं और उस व्यवस्था से संबंधित जो बातें यहाँ पे बताई गई है उस व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था ठीक किया जा रहा है और जो कमी बेसिस हो रही है उसकी पूर्ति भी हो रही है और हम इनसे संतुष्ट हैं। देखिए कितना बेसब्री से इंतज़ार होगा 3 तारीख का। 3 तारीख मैं तो कहता हूँ कि कल ही मतगणना हो जाए और वोट डिक्लेयर हो जाए, इतनी हम लोगों में उत्सुकता है और पब्लिक में तो पूछिए मत। ठीक है। तो देखिए गया पटेल जी बता रहे थे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बता रहे थे कि किस तरह से वे संतुष्ट हैं, इनको सब दिखाया गया, व्यवस्था बताई गई है और इंतजार किया जा रहा है जिसका बेसब्री से इनके अलावा सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का जब मतगणना होगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।
दुर्ग जिले में 6 विधानसभाएं और 2 आंशिक विधानसभाओं के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और जो मतदान का प्रतिशत है वो हमारे ज़िले में 71.59% रहा। मतदान की समाप्ति के उपरांत मतदान दल भी सकुशल वापस लौट आए और मशीनों को जो है विधानसभावार स्ट्रांग रूम में पोल ईवीएम को और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सील कर दिया गया है। स्क्रूटनी का कार्य भी आज संपन्न हो गया है। अब स्क्रूटनी के पश्चात जो परिनियत लिफाफे और गैर सांविधिक दस्तावेज हैं उन्हें पास के ही दूसरे कमरे में स्ट्रांग रूम में सील बंद किया जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा का पहरा है। लगातार हम देख रहे हैं सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सीसीटीवी के जरिए भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है और जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा लगा के बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। सागर से बड़ी खबर, रहली कांग्रेस प्रत्याशी के घर पर फायरिंग हुई। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल का आरोप है बीजेपी प्रत्याशी पर फायरिंग करने के आरोप वो लगा रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं विधायक गोपाल सिंह भार्गव, पीडब्ल्यूडी मंत्री में वो रहली से 8 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त सागर से, जहां रहली कांग्रेस प्रत्याशी के घर फायरिंग हो गई। फायरिंग का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी ने फायरिंग कराई है। वो ऐसा आरोप लगाती हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां से बीजेपी के विधायक पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव। रहली से 8 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज, वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की किस्मत, लेकिन वोटिंग के दौरान भी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हमने ऐसी खबरें देखी और वोटिंग के बाद भी हम ऐसी खबर देख रहे हैं। इस मामले में क्या हुआ आखिर पंकज? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं वो जो है जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं ज्योति पटेल, उनके जो एक परिचित है उनके यहाँ वो गई थी गड़ाकोटा में। उसके इसी दौरान उनके ऊपर जो है हमला हुआ, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, गाली गलौच हुई है और काफी ज्यादा फायरिंग की भी खबरें वहां से सामने आ रही हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जो है मौके पर मौजूद है और फोर्स जो है लोग वहां से तितर बितर करने में लगी, उनकी गाड़ियों के ऊपर भी तोड़फोड़ हुई है। इसमें उन्होंने सीधा जो आरोप है, सीधा इल्जाम जो है उन्होंने पंडित गोपाल भार्गव के ऊपर लगाया, जो मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और लगातार 8 बार से विधायक भी हैं। अब इस पूरे मामले पर जो है राजनीति बहुत तेज हो गई है और शासन प्रशासन जो है मुस्तैदी से वहां तैनात है। और ज्योति पटेल जो है लगभग 2 से 3 बार फेसबुक पर लाइव भी आई हैं, जो उन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई हैं और लगातार वो पोस्ट करके भी जो है लोगों से उनकी मदद की अपील कर रही हैं। जी बिल्कुल पंकज, ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई हो। कल भी हमें देखा था मध्य प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी घटना सामने आई थी। शांति का टापू मध्य प्रदेश कहा जाता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं निराश भी करती हैं राजनीति के लिहाज से। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इस बार जो तस्वीरें हैं वो पिछले कई बार के चुनाव की तुलना में देखा जाए तो काफी हिंसा भरा चुनाव रहा है मध्य प्रदेश का। अपन छतरपुर के राजनगर की बात करें या दिमनी की बात करें, अलग अलग जिलों से जो तस्वीर आई हैं, जैसे कल देर रात जो है जबलपुर में भाजपा जो प्रत्याशी हैं अंचल सोनकर, उनके ऊपर भी फायरिंग की खबरें आई थी, उसमें एक सिपाही भी घायल हुआ था। सागर में भी इस तरीके की खबरें जो आई थी, ये कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इनको जो है चिंताजनक कहा जा सकता है। और तमाम बिल्कुल ठीक बात की पंकज आपने कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से ये तस्वीरें निराश करती हैं और ठीक बात भी नहीं। बहुत शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।